बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि सॉलिड की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं और कैसे वर्क करती हैं, में कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन वगैरह, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन, क्या चीज़ें हैं ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी क्या होती है? किसी भी मैटर की वो खासियत जिसमें उसके ऊपर अगर कोई फोर्स लगाई जाए और फोर्स लगाने की वजह से वो जिस्म में कुछ बिगाड़ है और बिगाड़ के बाद जब हम फोर्स को हटाएं तो दोबारा वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाए, तो हम इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी भी मादे में जो अगर फोर्स लगाते हैं या उस फोर्स के ज़ेरे असर उसके ख़िलाफ़ जो बॉडी जो मुज़ामत पेश करती है, जो उस बिगाड़ आता है उस फोर्स की वजह से बॉडी जो मुज़ामत पेश करती है उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। और वो जिस्म जो जिसके ऊपर फोर्स लगाने के बाद वो वापस अपनी उसी हालत में आ जाए, उसी को हम इलास्टिक बॉडी बोलते हैं, इलास्टिक जिस्म बोलते हैं। दूसरी हमारे पास जो डेफिनेशन है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस बेसिकली फोर्स है जो किसी भी जिस्म के ऊपर हम लगाएं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो जाए। वो फोर्स डिफॉर्मेशन कई किस्म की हो सकती है, या तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी जिस्म में जो तब्दीली के ख़िलाफ़ वो मुज़ामती फ़ोर्स है जो यूनिट एरिया पर अमल करती है, और अमल करने के बाद उसके फ़ोर्स अमल करती है वो कई किस्म की फ़ोर्स हो सकती है। स्ट्रेस को हम इसकी मुख्तलिफ इक़साम है। इसका जो फार्मूला है F बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया, F बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो यूनिट इसके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और एक टेंसर क्वांटिटी है जो कि फोर्स के डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ इसकी भी स्ट्रेस की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो स्ट्रेस की टाइप्स देख लेते हैं। स्ट्रेस हमारे पास स्ट्रेस की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होती है और शेयरिंग स्ट्रेस होती है। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इसकी 2 इक़साम है। पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस देख लेते हैं वो क्या होती हैं। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने की वजह से उस बॉडी की लेंथ के अंदर कोई चेंज आए, उसकी लेंथ में कमी हो सकती है या उसकी लेंथ में इजाफा हो सकता है, तो इस फोर्स की वजह से जो चेंज आया उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे। या तो उस बॉडी की लेंथ में कमी होगी या उसमें इजाफा होगा, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। टेंसाइल स्ट्रेस होती है और कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है। टेंसाइल स्ट्रेस ये है कि अगर उसकी बॉडी पे फोर्स लगाई है तो फोर्स की वजह से उसकी लेंथ के अंदर इजाफा हो जाए तो उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। इसी तरह अगर बॉडी पे हम फोर्स लगाएं उसकी लेंथ में कमी आ जाए तो उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ऐसे नाम से ज़ाहिर है कि अगर बॉडी को फोर्स लगाएं तो बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो तो इसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं। उसके बाद जो आती है हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस आती है। शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग से यानी कि शेप, उसमें उसकी शेप में कोई बिगाड़ आ जाए, उसकी शेप में चेंज आ जाए। किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने की वजह से उसकी शेप के अंदर चेंजिंग आ जाए, वो किसी एंगल के ऊपर बेंड हो जाए, इसको हम शेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस के नतीजे में स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, इसी तरह हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेस के नतीजे में फोर्स प्रोड्यूस होती है जो कि स्ट्रेन कहलाती है। स्ट्रेन बेसिकली डिफॉर्मेशन होता है किसी भी बॉडी के अंदर व्हेन वी अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स स्ट्रेस, कि जब भी हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं यानी कि स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आती है उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन को हम देख सकते हैं, उसका जो फार्मूला है कि जो उसके डिफॉर्मेशन आ रही है उसको तकसीम कर दें, जो उसकी टोटल लेंथ है उसके ऊपर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो स्ट्रेन आई है स्ट्रेन का वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अगर स्ट्रेन की इकसाम की बात करें, स्ट्रेन की भी 3 इकसाम है। एक तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है और शेयरिंग स्ट्रेन है। ये 3 इकसाम है। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करूँ तो इसका मतलब ये है, सपोज कर मैं कोई एक रॉड ले लूँ जिसकी लेंथ L हो, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसकी लंबाई में चेंज आ जाए, या तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी या तो उसकी लंबाई कम हो जाएगी।
लंबाई में इजाफा हो जाएगा या कम हो जाएगी। जैसे स्प्रिंग मैच सिस्टम है, उसके ऊपर फोर्स लगाएं, लंबाई इंक्रीज़ हो जाती है और रिलीज़ करेंगे तो कुछ देर के बाद वो अपनी उसी हालत में पहुंच जाती है। तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, यानी कि उसकी फिजिकल शक्ल के अंदर कोई बिगाड़ आ गया। जो शक्ल के जोन सी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है उसको हम अगर निकालना चाहें तो उसको फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो हमें मिली है तार की, जो लंबाई में इजाफा हुआ या कमी हुई है, जब तब्दीली हुई है उसको ऊपर रखें और टोटल लंबाई है उसके ऊपर हम उस तार को, उस रॉड को हम तकसीम कर दें तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में ये है कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं, स्ट्रेस लगाएं, स्ट्रेस लगाने की वजह से उस बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आए। वॉल्यूम में चेंज किस तरह हो सकता है, जैसे एक गैस है, गैस को हमने एक मूवेबल पिस्टन है उसके ऊपर एक कंटेनर पे बंद कर दिया, उसके ऊपर फोर्स दें, हीट अप करें तो उसका वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा या डिक्रीज़ कर देगा। लो टेम्परेचर होगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वॉल्यूम कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है अप्लाइंग स्ट्रेस, इसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। और उसका वही फार्मूला कि बॉडी का जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है उसको डिवाइड कर दें उसके टोटल वॉल्यूम से, तो हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूम के अंदर जो स्ट्रेन आ रही है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेन आ रही है। शेयरिंग स्ट्रेन जिस्म का हुजम तब्दील के बगैर जिस्म की शक्ल बदल देती है। उसका हुजम तब्दील नहीं होगा, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन उसकी शक्ल सूरत तब्दील हो सकती है। जैसे कि एक अगर हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक लें, उसके निचले हिस्से को हम साकन रखते हुए ऊपर वाले हिस्से पर फोर्स इस तरह लगाएं, फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उसके जो बाहर किनारे हैं वो जिसके किनारे वो बाहर की तरफ मुड़ जाएंगे, लेग पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो इसको हम शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं, जिसके अंदर उसके वॉल्यूम में चेंजिंग कोई ना हो लेकिन उसकी शक्ल सूरत में तब्दीली आ जाए, इसको हम वॉल्यूम शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। और शेयरिंग स्ट्रेन का जो फार्मूला है वो यही है कि बॉडी के जो वॉल्यूम में शेयरिंग में तब्दीली आई है उसको हम डिवाइड कर दें उसका ओरिजिनल जो एरिया है उसके ऊपर, यानी कि जो उसके रकबे में या उसके एरिया में जो चेंजिंग आई है उसको डिवाइड करना हमने टोटल उसका जो एरिया, तो हमारे पास वॉल्यूम शेयरिंग स्ट्रेन आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हुक का कानून। हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ ये कि जो इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करने की वजह से यानी स्ट्रेस अप्लाई करें, स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो जितनी हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही उसके अंदर स्ट्रेन क्रिएट होगा, उतनी उसके अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट होगी। यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेस को बढ़ाएंगे स्ट्रेन भी बढ़ जाएगी, स्ट्रेस को कम करेंगे स्ट्रेन भी कम होगी। लेकिन उसने कंडीशन एक लगाई है, वो कंडीशन ये है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर ये काम हमने करना है। इलास्टिक लिमिट क्या है वो हम देख लेते हैं। इसका जो फार्मूला है उसको हम स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन करके लिखते हैं। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू ई के, ई जो है वो उसका इलास्टिक कांस्टेंट है, उसको ई से ज़ाहिर करते हैं। तो ये लॉ ओबे या होल्ड तब करेगा जब तक हम इसके ऊपर इलास्टिक लिमिट के अंदर हम वर्क करें। अगर इलास्टिक लिमिट के बिहाइंड होते जाएंगे तो ये लॉ वर्क नहीं करेगा। इसको हम हुक का कानून कहते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। हम एक्सप्लेन इस तरह करते हैं कि हम स्ट्रेस के दरमियान और स्ट्रेन के दरमियान एक ग्राफ ड्रा करते हैं। हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रेन ले लेते हैं और वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम स्ट्रेस ले लें तो जो ग्राफ बनेगा कुछ इस किस्म का बनेगा। इसमें दिखाया गया है कि निचली जो पॉइंट्स दिखाए गए हैं, पहले तो थोड़ा सा लीनियर ग्राफ, उसके बाद कर्वी ग्राफ शो हो रहा है। जो लीनियर पोर्शन है वो यही शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम स्ट्रेस इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट अगर स्ट्रेस और स्ट्रेस के दरमियान जो ग्राफ बनाया है, ये ओ से एच का जो लाइन है, ओ से एच के दरमियान ये इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं, तो लंबाई में इजाफा होगा या किसी भी स्ट्रेस के अंदर इजाफा होने की वजह से इसकी जो स्ट्रेन होगा उसमें भी इजाफा होगा। यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। और यहाँ पे भी यही शो हो रहा है कि हमने स्ट्रेस लगाई है, स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं जैसे जैसे वैसे वैसे हमारे पास स्ट्रेन बढ़ रही है। और ये जितना भी ये लीनियर पोर्शन है हमें ये शो कर रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेस के बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ रही है, जो कि ओ पॉइंट से एच तक का ग्राफ है, ये लीनियरिटी शो कर रही है। यानी कि इस मुकाम पे 0 से एच तक स्ट्रेन स्ट्रेस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
और ये एरिया जो कि ओ एच है, ओ से लेके एच तक, इस एरिया को हम इलास्टिक हिस्सा कहते हैं। इसमें जिस्म जो है उस पर फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम उस फोर्स को वापस हटा दें, उसको पीछे रिवर्स कर दें, ख़त्म कर दें, तो वो अपनी ओरिजिनल दोबारा उसी हालत में आ जाएगा। लेकिन ये काम अगेन लिमिट उसके ऊपर वही है जो इलास्टिक लिमिट जो हुक ने अप्लाई की थी कि ये काम इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा, उसके अलावा काम नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आ रहा है उसको हम देख लेते हैं एच से ई तक के। ये वो है जब हम इलास्टिक लिमिट से थोड़ा सा बिहाइंड जाएं, ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करें, तो जो हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो रिलेशन है वो नॉन लीनियर, लेकिन स्टिल ये इलास्टिक ही होगा। ज़्यादा लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर इलास्टिक ही होगा। यहाँ पर यहाँ ई पर जो है वो इलास्टिक बिहेवियर ख़त्म हो जाएगा और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उसमें डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, वो दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं आएगा। इलास्टिक लिमिट के बाद जब हम लोड को हटाएंगे, यानी कि पी पॉइंट पर, तो मटेरियल नई पोजीशन, शेप और साइज में रिलैक्स हो जाएगा। इस पोजीशन में मटेरियल वापस अपनी असली हालत में वापस नहीं आएगा और मटेरियल जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम स्ट्रेस को ज़ीरो भी, अगर स्ट्रेस ज़ीरो भी हो जाए तब भी वो बॉडी जो उनसी अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं आएगी, ये जो कि कल शो कर रही है। उसके बाद इस रीजन को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हम कहते हैं। अगर हम मज़ीद स्ट्रेस को बढ़ाएं, स्ट्रेस को बढ़ाते जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता तो मटेरियल एक पॉइंट पर आकर ब्रेक हो जाएगा, उसमें फ्रैक्चर्स आ जाएंगी और इसको हम फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। स्ट्रेस की इस वैल्यू को हम ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं या अल्टीमेट स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो इस तरह से जो उनसा है वो ये ग्राफ जो ऐसा एक्सप्लेन किया है, जिसमें इनिशियली जो पोर्शन है वो हमारा लीनियर पोर्शन है, जो कि हुक लॉ को ब्रेक आ रहा है, इसके अंदर स्ट्रेस के बढ़ाने से स्ट्रेन में इजाफा हो रहा है। जो नेक्स्ट जो पोर्शन आ रहा है ओ से एच का, ओ से एच के बाद ई से एच का। ई से एच के पोर्शन में जो ग्राफ जो है नॉन लीनियर है, लेकिन अभी भी बॉडी जो है वो इलास्टिक ही शो करेगा। लेकिन उसके नेक्स्ट जो है उसमें ई से पी जो रीजन है, ई से पी रीजन के अंदर बॉडी इलास्टिक शो नहीं करेगा, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा और पी से एंड तक जो है वो फ्रैक्चर में हो जाएगा, फ्रैक्चर बॉडी फ्रैक्चर हो जाएगी और उसमें जो ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। इसी को हम हुक्स का कानून कहते हैं। इलास्टिक लिमिट ये है कि ऐसी लिमिट जिसके अंदर वो बॉडी इलास्टिक रहे, यानी कि उसमें हम फोर्स लगाएं और वो डिफॉर्म हो जाए, होकर भी दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाए। स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद जो उसके अंदर बिगाड़ आ रहा है, जो उसकी स्ट्रेन क्रिएट हो रही है, स्ट्रेस हटाने के बाद दोबारा वो अपनी उसी पोजीशन में आ जाए, तो इसको हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। और हुक्स का जो कानून था वो इसी तभी होल्ड कर रहा था। अदरवाइज हमने देखा कि जैसे ही हम इलास्टिक लिमिट से बिहाइंड जाते जाएंगे तो ये लॉ होल्ड नहीं करेगा। उसके बाद हम यंग्स मॉडुलस देख लेते हैं, जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यंग्स मॉडुलस ये है कि अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो कांस्टेंट आता है, जो वैल्यू होती है, उसको हम यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके जो मॉडुलस हैं, मॉडुलाई हैं, इलास्टिसिटी के मॉडुलाई वो कौन कौन से हैं। इलास्टिसिटी के जो मॉडुलाई हैं वो 3 किस्म के मॉडुलाई हैं। वो 3 किस्म के मॉडुलाई कौन कौन से हैं? तो यंग मॉडुलस है, दूसरा बल्क मॉडुलस है और थर्ड जो है वो रिजिडिटी मॉडुलस है, रिजिड मॉडुलस है। जो यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस में हम देखते हैं क्या कि स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को अगर हम लें, इनकी डिवाइड कर दें स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पे, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो यंग मॉडुलस की आती है। इसमें हम जो लंबाई के अंदर चेंज आ रहा है उसको हम कंसिडर करते हैं। अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स एफ लगाएं या किसी तार के ऊपर हम फोर्स एफ लगाएं जिसकी लंबाई एल हो, टोटल उसकी लंबाई, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो, तो फोर्स तार की लंबाई में एल इजाफा कर देगा, स्मॉल एल उसके अंदर कैपिटल एल होगा, उसमें इजाफा कर देगा, उसकी इंक्रीज हो जाएगी लेंथ में, तो उसका जो यंग मॉडुलस होगा वो फार्मूला बनेगा एफ एल ओवर ए स्मॉल एल डिवाइड ओवर ए बन जाएगा। अगर इसी तरह हम अगर बल्क मॉडुलस की बात करें तो स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बल्क मॉडुलस आ जाएगा। जो हम स्ट्रेस लगा रहे हैं और स्ट्रेस की वजह से जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रही है उसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उसको बल्क मॉडुलस आ जाता है। जैसे वो जो वॉल्यूम गैस की मैंने एग्जांपल दी थी कि हम वॉल्यूम इसको फोर्स लगाएं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसकी वजह से उसके पिस्टन ऊपर अपवर्ड
मूव कर जाएगा। इसमें जो चेंजिंग आएगी डेल वी चेंजिंग आएगी। तो उसका बल्क मॉडुलस का जो फार्मूला हम देखें तो वो स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रही है। तो स्ट्रेस का जो फार्मूला है वो एफ वी है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो बने है वो ए इंटू डेल वी बन जाएगा। लास्ट में हम देख लेते हैं रिजिडिटी मॉडुलस। रिजिडिटी मॉडुलस में स्ट्रेस ओवर जो शेयरिंग स्ट्रेन है इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो मॉडुलस बनता है, जो प्रोपोर्शन बनती है, उसको हम रिजिडिटी मॉडुलस बोलते हैं। इसके अंदर हम स्ट्रेस लेंगे जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया, और शेयरिंग स्ट्रेस लेंगे जो कि शेयरिंग स्ट्रेन लेंगे, स्ट्रेस ओवर शेयरिंग स्ट्रेन लेंगे। तो स्ट्रेस का जो फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया है, और जब शेयरिंग स्ट्रेन यानी कि उसकी शेप के अंदर उसके एरिया के अंदर जो चेंजिंग आएगी ए इंटू थीटा, हम उसको अप्लाई कर देते हैं, हम अपने रिजिडिटी मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी भी मटेरियल के अंदर, सॉलिड हो या पॉलीमर हो एक्सेट्रा जो भी हैं, उनके अंदर होल्ड करती हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ताकि इनको आप तैयार कर लें और याद कर लें। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा।